अभी पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के करीब 1,37,00,000 केस सामने आ चुके हैं और 5,86,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और भारत में रोज कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बुधवार को अमेरिका में रिकॉर्ड 71,670 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन देश में सबसे ज्यादा 32,682 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 614 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद अब कोरोना मरीजों की संख्या 9,70,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या भी 25,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की खोज का काम अहम मोड़ ले चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन। वहीं उनके इस ट्वीट से माना जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर जारी खोज में कामयाबी मिलने के आसार बढ़ गए हैं। बता दें कि कोरोना प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में 36 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हाल ही में फिर से तनाव वाले इलाके में चीन सेना के पीछे हटने का चर्चा हुई है और वहीं अब सूत्रों का कहना है कि चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए अनिच्छा दिखा रही है। हालांकि टकराव वाले इलाकों से पूरी तरह से हटने के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी वहां पर चीन वापस जाए। भारत इसके कम भी स्वीकार नहीं करेगा। दोनों पक्ष अगले कुछ दिनों में करीब 21-22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति की निगरानी और सत्यापन करेंगे। हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारी और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया है। बुधवार को हैकरों ने जिनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया है उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क, अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जोन बिडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंटों को हैक किया गया है। हैकर इनके अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं और बिटकॉइन मांग रहे हैं। हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि हर कोई मुझे वापस देने को कह रहे हैं और अब समय आ गया है। मैं अगले 30 मिनट तक BTC एड्रेस पर भेजे गए सभी पेमेंट को दोगुना कर रहा हूं। आप $1,000 भेजिए और मैं आपको $2,000 वापस भेजूंगा। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर किसने इन जानी मानी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाया है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस ने आयोग को बताया था कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 10 अगस्त तक अध्यक्ष नहीं चुने जाने पर आयोग इस मामले में दखल देगा। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को नोटिस भेजकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान संपत्ति की लाठियों से पिटाई कर दी, जिसके बाद किसान संपत्ति ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले के कलेक्टर और एसपी को फौरन हटाने का निर्देश दिया। साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए।
वहीं इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट किया कि ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। गुना के कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपत्ति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ओर से इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, ये सब इसलिए कि वो एक दलित परिवार से है, गरीब किसान है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट खेमे के विधायक मुरारी लाल मीणा और बर्खास्त किए गए मंत्री रमेश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि अशोक गहलोत वाकई में जादूगर है। जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए वो किसी जादू से कम नहीं है। गहलोत ने मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पिछली सरकार में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मैं इनके पास आया था। जब मैंने इनसे कितने पैसे लिए थे उस वक्त मेरे बारे में कहते थे कि ऐसा ईमानदार विधायक नहीं देखा, और आज कहते हैं कि पैसे से बिक गया। वहीं इसके साथ ही मुरारी लाल मीणा ने कहा कि हमारा झगड़ा स्वाभिमान का है। आज हमें उन्होंने नोटिस भेजकर हटाने का काम किया है। मैं विधायक होने की परवाह नहीं करता। जनता चाहेगी तो फिर चुनाव जीत कर आऊंगा, लेकिन ये झगड़ा हमारे स्वाभिमान का है। नेपाल के विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने अयोध्या पर विवादित बयान को लेकर केपी शर्मा ओली की तीखी निंदा की है। नेपाल कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने शासन करने का नैतिक और राजनीतिक आधार गंवा दिया है। पार्टी ने अयोध्या के वीरगंज में स्थित होने और भगवान वहीं नेपाली कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ओली ने परंपरा, संविधान और संवेदनशीलता को भुला दिया है। ओली अपनी सनक से सरकार चला रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के युवा नेता और काठमांडू से सांसद गगन थापा ने ओली पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ओली ने ऐसे समय में ये बयान अपनी कुर्सी बचाने के लिए जानबूझकर दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सैनिकों के लिए अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने 10 साल से कम सेवा देने वाले सैनिकों के लिए दिव्यांगता पेंशन की अनुमति दे दी है। अभी तक ये पेंशन सिर्फ उन जवानों को दी जाती थी जिन्होंने 10 साल से ज्यादा की सेवा दी और उन कारणों से दिव्यांग हुए हैं। दरअसल अभी तक दिव्यांग होने के समय अगर किसी सैनिकों की सेवा 10 साल से कम होती। असम में राज्यपाल के सचिव और आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों में कम से कम 5 वरिष्ठ अधिकारी पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के सचिव और आयुक्त एस मीनाक्षी सुंदरम पत्नी और मां कोरोना संक्रमित मिले हैं। बिहार में आज से फिर लॉकडाउन लागू हो गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में जरूरी कामों में छूट रहेगी। बता दें कि देश के साथ ही बिहार में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के फिर रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। यहां एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के 1685 नए मरीज मिले हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1664 और मंगलवार को 1656 मरीज मिले थे। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की जान गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सीबीएसई परीक्षा में उत्तीर्ण अपने युवा साथियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में उत्तीर्ण मेरे युवा साथियों को बधाई। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जो इन परिणामों से खुश नहीं है उनसे वो कहना चाहते हैं कि एक परीक्षा ये परिभाषित नहीं करती है कि वो कौन है। उन्होंने कहा कि आप सभी के प्रति कूट कूट कर
भरी हुई है। जिंदगी भर जो भी भर कर जिए। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जालौन पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल उरई का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के अंदर उन्होंने अधिकारियों के साथ सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे और ब्लड बैंक, डायलिसिस और ट्रामा सेंटर में आ रहे मरीजों के आंकड़े लिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा और लगातार सैनिटाइजेशन करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के साथ कोंकण में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश रह सकती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश हुई है। हिमाचल में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बीते कई घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सिरमौर के पावंटा साहिब में हुई है। दिल्ली के लोगों को अगले 6 दिनों तक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी दिल्ली में अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके चलते तापमान के सामान्य से ज्यादा रहने के आसार है। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को तेज धूप रही। गुजरात स्थित राजकोट और असम के करीमगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि राजकोट में 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और असम के करीमगंज में भूकंप की तीव्रता 4.1 थी। इससे पहले मिजोरम में गुरुवार को 4.3 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी अभी भी पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। इससे पहले सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पहली बार नाम लेकर सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां पर डिप्टी सीएम खुद ही डील कर रहा था। हमारे पास इसके सबूत हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर डील की और पैसों की बात की थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हाथों 10 जुलाई को मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला शख्स राहुल तिवारी अचानक घर लौट आया है। उसने विकास दुबे की दहशत की कहानी बयां की है। वहीं इसके साथ ही राहुल ने बताया कि 1 जुलाई को एसओ विनय तिवारी ने कहा कि चलो मामले की तफ्तीश कर ले। इसके बाद वो उनके साथ घटनास्थल पर गया। वहां विकास दुबे के गुर्गों ने बहुत मारा पीटा और हमारे सीने पर राइफल लगा दी। एसओ साहब को भी बहुत हड़काया, गाली गलौज की। वहीं राहुल ने बताया कि एसओ साहब को लगा कि ये इसको मार देगा। तब एसओ साहब ने अपना जनेऊ निकाला और कहा कि भैया पंडितों की इज्जत रखो। फिर विकास दुबे ने गंगाजल निकाला और हमें भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8वें माह में अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने की शुभ घड़ी आने वाली है। भूमि पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या आ सकते हैं। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी ट्रस्टी, शीर्ष संत, धर्माचार्य समेत संघ प्रमुख दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम मोदी को अयोध्या दौरे के लिए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अतिशीघ्र अयोध्या आकर
राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करें। ट्रस्ट अध्यक्ष ने यह भी लिखा था कि वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं बल्कि पीएम मोदी इसमें आकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखें। महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक बोर्ड आज HSCC के नतीजे का ऐलान करेगा। बोर्ड के सचिव अशोक भोसले ने बयान जारी किया है कि 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे बोर्ड की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। परिणाम आज दोपहर बाद आएंगे। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं की परीक्षा लॉकडाउन शुरू होने से पहले करा ली थी, जबकि 23 मार्च को होने वाली 10वीं की ज्योग्राफी की परीक्षा नहीं हो सकी थी। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार ने यूपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम 30% कम कर दिए हैं। पहले के मुकाबले बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम 3 भाग में बढ़ाया जाएगा। नियमित कक्षा न शुरू होने पाने की समस्या को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन के पास पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेजा था। वहीं बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से शैक्षिक स्तर 2020-21 में अभी तक स्कूलों की कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। शासन ने 15 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का आदेश दे रखा है, लेकिन कॉलेज के साथ काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो संस्थानों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई की हालत में नहीं है। इसको देखते हुए पाठ्यक्रम कम करने पर मंथन किया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि शेष 70% पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटकर पूरा किया जाएगा। पहले भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग लिया जाएगा जिसे कक्षावार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया गया है। उसको स्वयं प्रभाव चैनल और डीडी यूपी से प्रसारित किया जाएगा। अमेरिका के बड़े संक्रामक रोग वैज्ञानिक डॉक्टर एंथोनी फोसी ने चेतावनी दी है कि अगर दुनिया भर के देश सही तरीके नहीं अपनाएंगे तो कोरोना वायरस 1918 में फैली महामारी की तरह गंभीर रूप ले लेगा। उन्होंने बताया कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव वेबिनार में कही। डॉक्टर फोसे ने बताया कि 1918 में फैली स्पेनिश फ्लू महामारी के चलते 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। ये दुनिया की सबसे भयावह महामारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी स्थिति कोरोना के साथ ना आए, लेकिन इसने शुरुआत कर दी है। वहीं इसके साथ ही डॉक्टर फोसे ने कहा कि दुनिया भर के देशों की लापरवाही और इंसानी फितरत इस बीमारी को और गंभीर बना रही है। हालांकि डॉक्टर एंथोनी फोसे ने ये भी उम्मीद जताई कि एक दिन में दवाएं इस बीमारी को रोकने में कामयाब होंगी, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोरोना वैक्सीन जिसका परीक्षण चल रहा है, उसका नतीजा आज आ सकता है। ब्रिटेन के ITV नेटवर्क के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्टन ने ये दावा सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर किया है। कोरोना में सबसे ज्यादातर कारगर मानी जा रही वैक्सीन का मनुष्य पर तीसरा चरण का परीक्षण चल रहा है। हालांकि ये सुरक्षित है या नहीं और क्या इससे वायरस को मात दी जा सकती है, वैज्ञानिकों ने इसकी कहा था कि इसके असर को देखने उन्हें बेहतर की उम्मीद है और जुलाई के अंत तक पहले चरण से जुड़ी जानकारी को साझा कर दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि टीम आंकड़ों के प्रकाशन के लिए साइंटिफिक जर्नल से अनुमति के इंतजार में है। चाबहार के सामरिक रूप से अहम रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने के बाद ईरान ने बुधवार को बेल्ट एंड रोड और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का समर्थन किया। वहीं बता दें कि चाबहार बंदरगाह को भारत के पाकिस्तान चीन आर्थिक
कॉरिडोर के तहत बनाए गए ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जाता रहा है। हालांकि अब ईरान चीन के साथ 400 अरब डॉलर की डील पर आगे बढ़ रहा है और उसकी परियोजनाओं को खुलकर समर्थन दे रहा है। वहीं ईरानी राजदूत ने चाबहार के रेल प्रोजेक्ट पर भारत के बिना ही काम शुरू करने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि जब कुछ देशों की सरकारें ईरान के साथ अपने संबंधों को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और सामान्य बातचीत के लिए भी उन्होंने दूसरों की इजाजत की जरूरत पड़ रही है, तो वो लंबे समय की साझेदारी पर कैसे काम कर पाएंगे। पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या के मामले में ठीक 3 महीने बाद महाराष्ट्र सीआईडी ने बुधवार को एक अदालत में 126 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अपराध जांच विभाग ने बताया कि पालघर जिले की धानु तुलका में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में 4955 पन्ने का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वहीं सीआईडी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि घटना की जांच कर रही टीम ने 808 संदिग्धों और 118 गवाहों से पूछताछ करने के बाद आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए हैं। विज्ञप्ति में बताया गया है कि 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 नाबालिगों को पकड़ा गया है। अब तक किसी भी आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया गया है। वहीं इसके साथ ही विज्ञप्ति में बताया गया है कि मामले में जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक विजय पवार ने 126 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही सीआईडी के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। दस्तावेजों जांच किए जाने के बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 208.62 अंक यानी 0.58% ऊपर 36,260.43 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5 वहीं दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज भारतीय एयरटेल, M&M, जी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, HCL टेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।